स्टूडेंट, आ जाइए जल्दी से। नमस्कार सभी को, कैसे हैं सभी? आई होप सो सभी अच्छे होंगे। लॉकडाउन में घर सेफ होंगे, कोरोना वायरस से सभी सेफ होंगे। आइए आज हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं अपना वही सेशन पुराने वाला। 12th केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका चैप्टर चल रहा था। कौन सा? सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा था, और उस सॉल्यूशन चैप्टर में हमने 3 से 4 वीडियो कर ली है और अच्छे तरीके से उन क्लासेस को प्रॉपरली किया है। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने भी उतने ही अच्छे तरीके से उस बात को समझा होगा जितनी मैंने कोशिश की है। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना वो पुराना सेशन जो हमने पहले से स्टार्ट किया हुआ था, और इसकी एक नेक्स्ट वीडियो में या नए पड़ाव में या आगे हम एक पड़ाव रखने जा रहे हैं इसमें, जिसमें से आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बगैर देरी किए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। चैप्टर नंबर 2 है, क्लास 12 के लिए है ये। हमने आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस तक अपनी वीडियो को कंप्लीट कर लिया था, हमने अपना टॉपिक कंप्लीट कर लिया था आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन तक। उससे आगे अपनी क्लास को कैरी करते हैं, और उसमें जो आपका अब स्टार्ट होता है वो होता है डियर एजोट्रोप्स। क्या स्टार्ट होता है? एजोट्रोप्स। सही सुना आपने। एजोट्रोप्स में अगर हम देखें तो एजोट्रोप्स में पहले समझ लेते हैं बात को, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। लिखा हुआ तो है ये, तो आपको नोट ही करना है, लेकिन समझना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि समझने में आना फिर दिक्कत हो जाती है। लिखे हुए में मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूँ आपको, वो ठीक नहीं। पहले समझ लेते हैं एजोट्रोप्स। एजोट्रोप्स कुछ इस तरीके के मिक्सचर्स होते हैं, कुछ इस तरीके के बाइनरी मिक्सचर्स होते हैं। अगर आप लोगों को ना पता हो तो बाइनरी मिक्सचर्स क्या से मिक्सचर होते हैं? बाइनरी मिक्सचर्स इस तरीके के मिक्सचर्स होते हैं जिनमें सिर्फ 2 कंपोनेंट्स होते हैं। उनमें से एक कंपोनेंट को बोला जाता है सॉल्यूट और एक कंपोनेंट को बोला जाता है सॉल्वेंट। मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर कि हम अपने इस सिलेबस के अंदर जो 12th का सिलेबस है, जिसमें हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को करने जा रहे हैं बेटा, उसमें सिर्फ हम बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करते हैं और दूसरे सॉल्यूशंस के बारे में स्टडी नहीं है हमारे सिलेबस में। अब अगर हम इसमें बात करें तो जो एजोट्रोप्स होते हैं उनको कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स के नाम से भी जाना जाता है। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर का मीनिंग आप ध्यान से समझ रहे होंगे, बड़े ही इसमें वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा आपको कि कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर का मीनिंग क्या है। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर का मीनिंग ऐसा हो गया कि ऐसे मिक्सचर्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कांस्टेंट हो जाए, ऐसे मिक्सचर्स को कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर के नाम से हम जानेंगे। कैसे होते हैं ये, किस तरीके से होते हैं? अगर हम ऐसे मिक्सचर की बात करें जिसकी कंपोजिशन जो है वो लिक्विड फेज और वेपर फेज, देखो लिक्विड फेज और वेपर फेज के इंटर स्टेट है, इंटरफेज बोल सकते हो। जब कोई लिक्विड वेपर में बदलता है तो उसके बीच की जो कंडीशंस है, मतलब कि वो कंप्लीटली ना तो वेपर में है और ना ही कंप्लीटली वो लिक्विड में है। इसका मतलब वो हो गया दोनों फेज में एग्जिस्ट कर रहा है एक प्रॉपर स्टेज पर। अगर ऐसी कंडीशन में जाने के बाद किसी मिक्सचर की कंपोजिशन यहाँ पर कांस्टेंट हो कि वो ना तो इंक्रीज करे ना डिक्रीज करे, दैट मीन्स ऐसी कंडीशंस पर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर जाता है। ऐसी कंडीशन पर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर जाता है। कैसे करता है? अगर किसी कंटेनर को, क्लोज कंटेनर को आपने किया ऐसे, क्लोज कंटेनर को आपने करने के बाद जब उसे आप हीट दोगे, टेम्परेचर दोगे, तो टेम्परेचर प्रोवाइड कराने के बाद कुछ पार्टिकल्स, कुछ पोर्शन उसका वेपर में बदल जाता है, और जैसे ही वेपर में बदलेगा, बदलने के बाद वो फिर कंडेंस होगा, कंडेंस होकर उतना ही लिक्विड में आ जाएगा। तो जहां तक कंडेंस होने की कंडीशन होगी कि जहां तक उसको कंडेंस होना है वहां तक तो वो वेपर में बदलेगा, तो वहां तक तो इंक्रीज होगा बॉइलिंग पॉइंट, जिसकी वजह से वेपर बनता रहेगा, बनता रहेगा और बनता रहेगा। लेकिन जैसे ही इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होने आएगा तो वो वेपर जो था वो कंडेंस होकर दोबारा से लिक्विड में बदल जाएगा, और कुछ टाइम बाद एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जहां पर बेटा लिक्विड फेज और वेपर फेज दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे। मैं उस स्टेज की बात कर रहा हूं। उस स्टेज पर अगर हम ऐसी कंपोजिशन है कि वो वहां उस पॉइंट की बात कर रहे हैं जहां पर ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है, और इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करने के साथ साथ कंपोजिशन क्या है, सेम काम कर रही है कि वहां पर लिक्विड फेज हो रही है, और उस पर क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए उसका बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान से समझना बात को। तो ऐसे मिक्सचर्स को हम बोलते हैं एजोट्रोप्स। ठीक है, ऐसे मिक्सचर्स को क्या बोलते हैं? एजोट्रोप्स, या कांस्टेंट बॉइलिंग या बॉइलिंग कांस्टेंट मिक्सचर्स। चलिए बेटा,
देखो जरा, azotops और a constant boiling mixture, a binary mixture which have the same composition in vapor phase as well as liquid phase. Done. The boiling the boil मतलब या फिर and boil at constant temperature, और उस वो किस पर बॉयल हो, एक constant temperature पर बॉयल हो, is known as azotopes. उनको किस नाम से जानेंगे बच्चों, उनको जानेंगे azotopes के नाम से. इन सच केसेस, अब ऐसे केसेस में क्या होता है कि उनको सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है. कौन सा प्रोसेस लगाए, अरे प्रोसेस हम डिस्टिलेशन का लगाए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का लगाए, या फिर कॉन्फ़िगरेशन वाला मेथड लगाए, कौन सा मेथड लगाए. तो ऐसी कंडीशन में इनको सेपरेट करना हो जाता है मुश्किल. तो आपसे कभी कभी एग्जांपल दिया जाता है किसी एजोट्रोप्स का, और एजोट्रोप्स बोलता है कि सच टाइप ऑफ एजोट्रोप्स इट कैन बी अ सेपरेट बाय अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड. तो आप बताएंगे कि इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड. समझ गए. तो इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से बेटा सेपरेट करना हो जाएगा मुश्किल. अब जो ये एजोट्रोप्स होते हैं बच्चों, ये एजोट्रोप्स होते हैं दो तरीके के. एजोट्रोप्स कितने तरीके के होते हैं, ये दो तरीके के एजोट्रोप्स होते हैं. अब कौन कौन से एजोट्रोप्स होते हैं, एक एजोट्रोप्स होता है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रोप्स, और एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स. एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स और एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स. देखो समझते हैं बात को, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स का मीनिंग क्या है और मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स का मीनिंग क्या है. जो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स होते हैं, मिनिमम, देखो मिनिमम बॉइलिंग मतलब अगर हम मिनिमम टेम्परेचर पर बॉईल करते हैं, समझना बात को, अगर हमने मिनिमम टेम्परेचर पर बॉईल किया तो क्या वो वेपर हो जाएगा. जब उसने बोला है मिनिमम टेम्परेचर पर बॉईल किया, यहाँ वेपर में बदल रही है, क्योंकि वेपर में बदलेगा तभी तो फेज दोनों आएंगे. तो वेपर में बदलने वाली कंडीशन तो है, वेपर में बदलने वाली कंडीशन तो है, लेकिन टेम्परेचर ज्यादा और टेम्परेचर कम की बात है यहाँ पर. क्लियर हो गई बात की. एक बार फिर से सुने. यहां पर ये तो बात है कि मिक्सचर जो है, एजोट्रोप्स मिक्सचर जो होते हैं वोलेटाइल होते हैं. इसका मतलब ये कि बच्चा वो बदल जाएंगे वेपर फेज में बदलेंगे. लेकिन बात ये है कि वो वेपर फेज में जल्दी बदलेंगे, वेपर फेज में बदलने के लिए टेम्परेचर ज्यादा लेंगे. उसके ऊपर बात है यहाँ पर. बस जब उसके ऊपर बातें हैं तो आप एक बार ध्यान से समझे कि मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स का मीनिंग ये है कि ऐसे एजोट्रोप्स जो मिनिमम टेम्परेचर पर वेपर में बदल जाए, ऐसे एजोट्रोप्स जो मिनिमम टेम्परेचर पर वेपर में बदल जाए, उनको मिनिमम एजोट्रोप्स बोलेंगे. डन. यहां तक बात क्लियर है. ओके. जब मिनिमम टेम्परेचर पर वो वेपर में बदल गए तो अब आप एक बात समझो कि वेपर में बदलने के बाद वो प्रेशर क्रिएट किया, उन्होंने वेपर प्रेशर बनाया, और वेपर प्रेशर बनाने की वजह से राउल्ट्स लॉ अप्लाई हो जाएगा. फिर राउल्ट्स लॉ अप्लाई होता है जब किसी का मिनिमम टेम्परेचर, कोई मिक्सचर जो है मिनिमम टेम्परेचर पर वेपर फेज में बदल जाता है, तो उसका जो टेम्परेचर है राउल्ट्स लॉ के जो एक टेम्परेचर ग्राफ था उससे ऊपर हो जाता है, उससे ऊपर हो जाता है. अगर ऊपर हो जाएगा, जल्दी से इजिली वेपराइज हो जाएगा, तो क्या उसका टेम्परेचर जो ग्राफ, जो प्रेशर ग्राफ था वो इंक्रीज नहीं हो जाएगा. तो यहां पर बात यह है कि सच टाइप ऑफ अ मिक्सचर which have positive deviation, such type of a mixture which have positive deviation is known as minimum boiling isotopes. क्लियर है बात ये. तो आपसे ये बात पूछी जा सकती है कि which type of mixture या which type of solution have कौन सा मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स. अब देखो पॉजिटिव डेविएशन वाले कौन से थे, पॉजिटिव डेविएशन वाले कौन से थे, तो पॉजिटिव डेविएशन वाले थे आइडियल सॉल्यूशन. पॉजिटिव डेविएशन वाले कौन से थे बेटा, आइडियल सॉल्यूशन. तो आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं वो मिनिमम एजोट्रोप्स बनाते हैं, या मिनिमम एजोट्रोप्स भी शो करते हैं. ठीक है, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स शो करते हैं. क्लियर इतनी बात. उसी तरीके से अगर हम नेगेटिव वाले की बात करें, तो जो नेगेटिव एजोट्रोप्स, नेगेटिव जो डेविएशन शो करेंगे राउल्ट्स लॉ के बेस पर, वो किस तरीके का बनाएंगे, वो बनाएंगे आपके कैसा, वो बनाएंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स, क्योंकि उनको वेपराइज होने में टाइम लगेगा. तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स, उनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से उनको मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स की कैटेगरी में सुटेबल किया जाएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स की कैटेगरी में रखा जाएगा.
चलो अब आ जाते हैं अपने पॉइंट पर। पॉइंट में कहा है टाइप्स ऑफ आइसोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप्स एंड मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप्स। The mixtures which have large positive deviations are called minimum boiling isotopes. डन है यहाँ तक? मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन आपको दे दी है कि किस तरीके से क्यों हुआ है, ये स्टेटमेंट क्या काम कर रहा है और क्या काम नहीं कर रहा है। डन। whereas mixtures have negative deviations, जो नेगेटिव डेविएशंस रखते हैं are known as किस नाम से जानेंगे उनको? मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटोप्स। मैक्सिमम, whereas मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटोप्स, उनको किस नाम से जानेंगे? मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटोप्स के नाम से जानेंगे। बेटा समझ गए बात को? ये बात ध्यान से समझ लेना, बहुत ज्यादा पूछी जाती है ये बात। एक और मैं ऊपर लिख देता हूं एक बात और, कि जो आइसोट्रॉप्स मिनिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप्स होंगे, मिनिमम बॉइलिंग है क्योंकि पॉजिटिव कौन शो करता है? पॉजिटिव आइडियल शो करते हैं, पॉजिटिव आइडियल शो करते हैं। पॉजिटिव क्या शो करते हैं? आइडियल। तो जो मिनिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप्स होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप्स होते हैं, वो वाले कौन से होते हैं? वो आइडियल वाले सॉल्यूशन होते हैं, वो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। जबकि जो मैक्सिमम वाले होते हैं, जो मैक्सिमम आइसोट्रॉप्स होते हैं या मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप्स होते हैं, वो कौन से इसमें आ जाएंगे? वो आ जाएंगे बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशन की कैटेगरी में। किसकी कैटेगरी में? नॉन आइडियल सॉल्यूशन की कैटेगरी। इतनी बात है? ओके। उसके बाद अब ध्यान से समझना बात को, क्योंकि इसके बाद मैंने इसमें एक न्यूमेरिकल रखा है और उस न्यूमेरिकल को रखने का मेरा मोटिव सिर्फ इतना है कि मुझे यहाँ पर एक बात समझानी है, या हमने जो लास्ट पॉइंट किया था उसके बेस पर एक न्यूमेरिकल रखा है। राउल्ट्स लॉ के बेस पर हमने न्यूमेरिकल रखने की कोशिश की है ताकि आपको आराम से ये बात समझ में आ जाए। देखो क्या कहा इसने कहा है a vapor pressure of a pure liquid A and B are 445 and 745 millimeter per Hg, millimeter Hg, mmHg पारा स्तंभ के respectively at 350 Kelvin. Find out the composition of liquid mixture, जो liquid mixture होगा उसकी composition बतानी है। If total vapor pressure is 600 mmHg, also find out the composition। इसको आपको राउल्ट्स लॉ के बेस पर करना है। मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, कौन सा लगेगा इसमें, आप फॉर्मूले से कीजिए और करने के बाद मुझे इसका सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। ठीक है? इसमें फॉर्मूला लगेगा राउल्ट्स लॉ वाला, PT इज इक्वल टू PB प्लस PA नोट माइनस का PB नोट इंटू XA। यहाँ से लगाएंगे पहले फॉर्मूला, तो इसमें ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, सिर्फ यहाँ से ये निकल जाएगा, तो XA की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। इसी तरीके से XB की वैल्यू 1 माइनस का XA करके निकाल देंगे। ठीक है? XA की वैल्यू या इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। XA की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, XB की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ये तो हो जाएगी कॉम्पोजिशन दोनों की। फिर इनकी हेल्प लेकर आप फॉर्मूला लगाएंगे, PA इज इक्वल टू PA नोट इंटू XA। सिमिलरली PB इज इक्वल टू PB नोट इंटू XB। यहाँ से ये प्रेशर लिख लेंगे दोनों का, और इसको मोल फ्रैक्शन में निकाल देंगे, मोल फ्रैक्शन। क्योंकि इसने देखो वेपर फेज में भी पूछा है कंपोजिशन, ये तो लिक्विड फेज में कंपोजिशन है ऑफ लिक्विड मिक्सचर, और ये वेपर फेज में पूछी है, तो दोनों फेज में पूछी है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए इन वेपर फेज, वेपर फेज में कंपोजिशन, तो ये प्रेशर में होता है, वेपर में क्या होता है? प्रेशर होता है। तो PA अगर आप निकालें तो PA प्लस का PB, ये फॉर्मूला लगाएंगे। जब लिक्विड B का निकालेंगे,
तो ये हो जाएगा बेटा पी बी अपॉन पी ए प्लस का पी बी। इसको लगाकर इसको मैं इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा, या आप मुझे कमेंट करेंगे और कमेंट में मैं इसका आंसर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। समझ गए बात को। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं अब आगे अपनी बात को। इसमें अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, क्योंकि डियर इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप ध्यान से समझे बात को। इसमें से इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इतनी बातें आपसे पूछी जाती है कि बस आप पूछिए मत, क्योंकि इसमें से न्यूमेरिकल भी आते हैं, इसमें से थ्योरी भी आती है, और इसमें से आपसे एमसीक्यू भी बनाए जा सकते हैं अगर आपको बताया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस बात को, और ध्यान से समझिए बात क्या है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ध्यान से समझिए बात कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सच टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एनी सॉल्यूशन, such type of properties of any solution depends upon the number of the particles of solute, the number of particles of solute that present in the solution। एक बार फिर से बताता हूं जी, हाँ मैं समझ गया आपकी बात को। आपको ये स्टेटमेंट नहीं समझ में आया, आप इसकी हिंदी बता सकते हैं, लेकिन क्या ये कहना चाह रहा है क्या नहीं कहना चाह रहा है, इस बातों को, ये बात आपकी समझ में नहीं आई है, मैं आपको समझा देता हूं, ध्यान से। अगर हम बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसी भी सॉल्यूशंस की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें वो सॉल्यूशन के अंदर जो दो कंपोनेंट, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, सॉल्वेंट और सॉल्यूट में सॉल्यूट की नंबर पर डिपेंड करे। किस पर डिपेंड करे? सॉल्यूट के नंबर पर डिपेंड करे। कुछ कंडीशन समझते हैं, उस कंडीशन के बाद मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ जाएगी, और कुछ स्टेटमेंट कुछ एक्सप्लेनेशन ब्रॉडली समझते हैं तब कि आपको ये बात मैं समझा सकूं। मान के चलो कि आपको एक फिक्स वॉल्यूम का कंटेनर दे दिया गया। मैंने बाकी स्टेटमेंट इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि बातें समझानी है और मैं लिखकर समझाऊंगा आपको। मान के चलो ये कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर 10 जो नंबर है या पार्टिकल्स के जो नंबर है, सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स है, जो वो सॉल्यूट के पार्टिकल वो कितने हैं बेटा? इसमें 10 पार्टिकल। इसमें से इसको मैंने आधा कर दिया, इसको मैंने आधा कर दिया, इसका कुछ एक V वॉल्यूम होगा। अभी भी इसमें सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स है वो 10 ही है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स तो कांस्टेंट हो गए, लेकिन इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स का क्या हिसाब है, मतलब कितना रेशियो है, या आप ये कह सकते हो कितना अमाउंट है टोटल के रेस्पेक्ट में, और इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स का कितना रेशियो या परसेंट है टोटल के रेस्पेक्ट में, तो आप कहेंगे सर टोटल के रेस्पेक्ट में जो परसेंटेज है, इसमें परसेंटेज कम होगी, यानी कि स्मॉल परसेंट में हो गई, और इसमें कहेंगे आप लार्ज में होगा। अरे क्यों होगा? क्योंकि बेस वैल्यू भाई इसकी छोटी है, और इसकी बेस वैल्यू छोटी होने की कंपैरिजन में देख लो आप, चाहे मान के चलो ये 25 ml किसका था? 25 ml का था। 25 ml में से 10 इसके पार्टिकल्स है, तो इतने हो गए, और इसका अमाउंट है छोटा, इसका अमाउंट है छोटा, तो परसेंट ज्यादा होगी भाई। 12 में से मान के चलो इसका आधा है, ये 12 में से 10 इसी की है, तो 2 सॉल्यूट के होंगे, ठीक है। इसमें से इतने हैं तो 15 सॉल्यूट के हैं। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है सॉल्यूट के पार्टिकल्स पर। किस पर डिपेंड करते हैं? सॉल्यूट के पार्टिकल्स। अब यहां देखो कैसे, मान के चलो एक कंटेनर जो था, उस कंटेनर ने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कंटेन करके रखा है। क्या कंटेन करके रखा है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसने कंटेन किया हुआ है, उस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब हम मतलब उसे टेम्परेचर प्रोवाइड कराएंगे तो बच्चा वो वेपोरेट नहीं होगा। तो वेपोरेट नहीं होगा, उसका मीनिंग ये हो गया कि उस पर टेम्परेचर का कोई भी फर्क नहीं पड़ा, और फर्क ना पड़ने की वजह से जो उसकी प्रॉपर्टीज होगी वो डिपेंड करेगी सॉल्वेंट पर। किस पर डिपेंड करेगी? सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगी, ठीक है। उसी तरीके से अगर किसी भी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी इस तरीके से हो कि वो डिपेंड करे किस पर? सॉल्यूट पर डिपेंड करे, तो ऐसी प्रॉपर्टीज कहलाती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। समझ गए बात को? इसी तरीके से किसी सॉल्यूट की अगर प्रॉपर्टी इस तरीके की हो कि किसी सॉल्यूट की प्रॉपर्टी, किसी सॉल्यूशन का जो सॉल्यूट है वो इस तरीके का हो कि उसकी सारी प्रॉपर्टी उस पर डिपेंड करती है। देखो कैसे भाई, एक बात समझ लो आप यार, कि सॉल्यूट है,
और सॉल्यूट जो है अगर वो वोलेटाइल हो गया, तो वो वेपर में बदल जाएगा, वेपर में बदल जाएगा तो क्या करेगा, प्रेशर को इंक्रीज कर देगा, अगर वो नॉन वोलेटाइल होगा तो वो प्रेशर में नहीं बदलेगा, यानी कि वेपर प्रेशर में नहीं बदलेगा, अगर वेपर में नहीं बदलेगा तो जो प्रेशर होगा वो डिपेंड किस पर करेगा, डिपेंड्स अपॉन ओनली सॉल्वेंट। किस पर डिपेंड करेगा बेटा, सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अब हम समझने जा रहे हैं कि अगर कोई कंटेनर जो है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कंटेन करके रखता है तो उसकी प्रॉपर्टी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से कैसे मैच करेगी, कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है और कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती, इस बात को हम जानने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें से एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आती है वो आती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पहली कौन सी देख लेते हैं, लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, दूसरी देख लेते हैं लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। ओके, दूसरी देख लेते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फिर देख लेते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, बॉइलिंग सही से नहीं लिखा गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, यहां भी सॉल्वेंट ही होगा, सॉल्वेंट। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी देख लेते हैं डिस्पर्जन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, डिस्पर्जन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देख लेते हैं, फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन होता है उसकी ऑस्मोटिक प्रॉपर्टी, देखो ये तीनों की तीनों जो है, ये तीनों की तीनों जो प्रॉपर्टी है ये किस पर है, किसके लिए है, ये सॉल्वेंट के लिए, किसके लिए है, सॉल्वेंट के लिए, जबकि ये लास्ट की जो प्रॉपर्टी है ये सॉल्यूशन के लिए, किसके लिए बेटा, सॉल्यूशन के लिए। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी किसके लिए, कौन कौन सी प्रॉपर्टी किसके लिए नहीं। अब हम ये वाली बात मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो पहली वाली बात है, पहली वाली बात में क्या, लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। जो लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है इस प्रॉपर्टी को हमने किया हुआ है, और अगर आपको याद हो तो ये था P माइनस का P नोट अपॉन P नोट इज इक्वल टू N अपॉन N प्लस कैपिटल N, ये वाली बात है, मोल फ्रैक्शन की इक्वल होती है। लेकिन टेंशन ना ले इस बात को, मैं इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को एक बार फिर से आप लोगों को कराऊंगा। लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मीनिंग ये है, अब पहले स्टेटमेंट को समझो फिर मैं यहाँ पर सारी बातें लिखूंगा। अब मैं वन बाय वन करके पहले समझाऊंगा बातों को, फिर आपको लिखकर समझाऊंगा। ठीक है, नोट्स आप इस तरीके से बनाइए तो आपको बेटर रहेगा। ओके, इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम टाइम को मैनेज कर लेंगे, जैसा भी होगा मैं मैनेज करके आप लोगों को यहाँ बोर्ड पे लिखूंगा, पहले समझाऊंगा फिर बोर्ड पे लिखूंगा। अब आप एक बात समझिए कि एक सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट यहाँ पर हम ऑब्जर्व करके चल लेंगे, सॉल्वेंट वो आपका किस तरीके का होगा बेटा, वो सॉल्वेंट जो आपका होगा वो वोलेटाइल सॉल्वेंट को हमने मेजर किया हुआ है। मैंने ये बात स्टार्टिंग में ही बोली थी जब मैंने सॉल्यूशन चैप्टर समझाया था कि जो सॉल्वेंट यहाँ लिया जाएगा वो सॉल्वेंट यहाँ कैसा होगा, वो वोलेटाइल ही सॉल्वेंट होगा। कैसा होगा सॉल्वेंट, वोलेटाइल सॉल्वेंट होगा। वोलेटाइल सॉल्वेंट होने का मीनिंग ये है कि हम उसको वेपर फेज में बदल सकते हैं, ये बात अंडरस्टूड होनी चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाई।
अब अगर आपका वोलेटाइल वो होगा तो सॉल्वेंट जो सॉल्यूट है, अगर वो हमने नॉन वोलेटाइल डाल दिया, नॉन वोलेटाइल, ध्यान से सुनना, नॉन वोलेटाइल, अगर नॉन वोलेटाइल डाल दिया तो उसके जो वेपर प्रेशर था वो डिक्रीज हो जाएगा। वेपर प्रेशर क्या था, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसमें इंप्योरिटीज मिक्स हो गई, वो एक तरीके से उसके लिए इंप्योरिटी है। अगर वो हमने सॉल्यूट डाल दिया, सॉरी वोलेटाइल डाल दिया, तो वो वोलेटाइल डालने के बाद उसके वेपर प्रेशर को वो इंक्रीज कर देगा, क्योंकि वो भी वोलेटाइल है, वो भी जल्दी से वेपर में बदलेगा। अब एक कंडीशन और आती है कि अगर सॉल्वेंट जो सॉल्यूट जो हो वोलेटाइल हो और साथ ही साथ या तो वो हो जाए इलेक्ट्रोलाइट और वो या हो जाए नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अगर वो इलेक्ट्रोलाइट हो गया तो इसका मतलब जब हम उसे टेम्परेचर प्रोवाइड कराएंगे या हम उसे कोई कंडीशन अप्लाई करेंगे तो वो दो हिस्सों में डिसोसिएट हो जाएगा। दो हिस्सों में डिसोसिएट होने का मतलब यह है कि दो आयंस बनाएगा, और जब दो आयंस बनाएगा तो पार्टिकल्स डबल हो जाएंगे। तो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, डबल, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डबल हो जाएगी। डन है बात, बहुत आराम से समझिए, बहुत अच्छे तरीके से, इतनी अच्छे तरीके से समझने की बात है ये कि बहुत ज्यादा, ताकि आपको ये आराम से समझ में आ सके। डन, तो वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर कंडीशन कभी कभी ये बोल दी जाती है कि विच वन हैव हायर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और आपको एग्जांपल दे दिएगा KCl और MCl, या फिर कोई आपको एक कोवेलेंट दे दिएगा और एक वैसा दे दिएगा, आयनी दे देगा। तो आयनिक जो कंपाउंड्स होंगे वो जल्दी से आयनाइज होकर डबल आयन में टूट जाएंगे और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को इंक्रीज कर देंगे। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब डियर मेरी बात ध्यान से सुनिए, इसके बाद जितनी भी बातें हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मैंने राउल्ट लॉ में समझाई थी, वहां से आप इसको थोड़ा बहुत कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। मुझे एक दो बात समझानी है इसमें, बस वो क्लियर हो जाएगा। और अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर, सॉरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वहां से हम इस बात को समझेंगे। डन है बात, आप लोगों को बने रहना है मेरे साथ। दोबारा मिलेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।